नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूँ शिल्पी सेन। नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो नए साल पर लोग नया संकल्प लेते हैं, नई चुनौतियां सामने होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी दलों के लिए नया साल बेहद खास रहने वाला है। वजह यह है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में 2026 यानी इस साल जो होमवर्क राजनीतिक दल करेंगे, उसी के आधार पर यह तय होगा कि वो फाइनल परीक्षा कैसी देते हैं। तो इसके लिए सभी दल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। वो चुनौती ये कि ब्राह्मण विधायकों ने अलग से बैठक की, तो उसके बाद उन्होंने जो चेतावनी दी, अब उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, पक्ष और विपक्ष अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो शीतकालीन सत्र में विधानमंडल के ब्राह्मण विधायकों ने, जो विधायक हैं पीएन पाठक, उनके आवास पर एक बैठक की। बैठक क्या थी? जैसे कि विधायकों ने बताया कि साथ मिल बैठने का बहाना था और उसमें खाने पीने के साथ समाज और देश पर, राजनीति पर चर्चा तो होनी ही थी। लेकिन बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने पहले ही आदेश में चेतावनी दे दी इन विधायकों को और ये कह दिया कि पार्टी में इस तरह की बैठक स्वीकार नहीं है जो जातिगत आधार पर हो, क्योंकि बीजेपी संविधान में ये बात स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी सर्व समाज की पार्टी है। इसके बाद पंकज चौधरी मथुरा दर्शन करने के लिए गए। जब वो बांके बिहारी पहुंचे तो उनसे फिर से ये सवाल हुआ और उसके बाद उन्होंने ये बात न सिर्फ दोहराई, बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने उनमें से विधायकों से बात की है और उनको चेतावनी दी है और ये कहा है कि बीजेपी सर्व समाज की पार्टी है, इसलिए इस तरह की जातिगत आधार पर जो बैठक है वो स्वीकार नहीं होगी। अब इस बात के अलग मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं कि मानसून सत्र में भी इसी तरह की एक बैठक हुई थी। वो किसी विधायक के आवास में नहीं हुई थी, बल्कि एक होटल में हुई थी और उसमें भी क्षत्रिय विधायकों ने एक साथ बैठ करके चर्चा की थी। उसमें कुछ और भी जाति के विधायक थे, लेकिन इतना तय है कि जातिगत आधार पर भी वो बैठक भी हुई थी। लेकिन इस बार ब्राह्मण विधायकों को खुली चुनौती देकर के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नाराजगी मोल ले ली है। ब्राह्मण दबी जुबान से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति किस तरफ जाएगी? क्या ब्राह्मणों की नाराजगी भारी पड़ेगी या फिर ये सिर्फ एक पार्टी का, एक अनुशासन का, आप कह सकते हैं कि एक निर्देश है? इसको लेकर के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पांडे जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्नेह रंजन जी हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और नववर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, जो पीएन पाठक थे विधायक, उनके आवास पर यह बैठक हुई थी, लेकिन उन्होंने इस चेतावनी के बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने क्या पोस्ट किया ये मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने जय भाजपा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा लिखा और उसके बाद ये लिखा कि सनातन परंपरा में ब्राह्मणों को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है, वहां विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ता है, विभाजन नहीं करता। अब सवाल ये है कि ये पीएन पाठक ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया है उस चेतावनी के बाद जो बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन विधायकों को दिया है जो उस बैठक में शामिल थे। जाहिर है पीएन पाठक भी उसमें शामिल थे। गिरीश पांडे जी, पहला सवाल आपसे है। ब्राह्मण जी। विधायक हैं, अगर बैठ करके बाटी चोखा खा रहे हैं जैसा कि कहा गया, या कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको लगता है कि ये चेतावनी इस तरह से खुलेआम आनी चाहिए थी जो पंकज चौधरी ने अपने पहले ही आदेश में दे दी, मीडिया को भी ये रिलीज जारी हो गई? क्या लगता है आपको? देखिए, चेतावनी के औचित्य और अनौचित्य पे मैं नहीं बात करता हूँ। हम्म, अपने संगठन का मामला है। हम्म, लेकिन जो पीएन पाठक ने खंडन वो जारी किया है हम्म, सोशल मीडिया पे, वो हम्म, क्या चिंतन मनन तो एक सतत प्रक्रिया है कि हम्म, अचानक आपको चुनाव के ठीक पहले किसी को 3 साल पर 2 साल बाद याद आ रहा, 3 साल बाद चुनाव के याद आ रहा, किसी को साल भर पहले याद आ रहा है। तो अचानक ये चिंतन मनन की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और
एक चीज शिल्पी जी ये मान लीजिए कि सामाजिक समरसता की बात चाहे जितनी होती, ये कटु सच्चाई है कि पूरे देश की राजनीति जाति पे केंद्रित हो गई। चुनाव में प्रत्याशी के चयन से लेकर के और उसके बाद जब जिसकी भी सरकार बनती है, मंत्रिमंडल, यहाँ तक संगठन में किसको कहाँ पद मिलेगा, ये सब कुछ जाति पे ही आधारित होता है। और जो लोग जात चुनते हैं उनके लिए व्यक्ति गौर होता है। जाति के नाम पे वो किसी को भी चुन सकते हैं, उस पर हत्या का आरोप हो, बलात्कार का आरोप हो, लूट का आरोप हो। एक कटु सच्चाई है, जाति से राजनीति को खारिज नहीं किया जा सकता है और उत्तर प्रदेश बिहार से तो कतई नहीं खारिज किया जा सकता है। वो तो ये ये बात भले चेतावनी दे दिए हों। ये बात तो सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर बात है वो ये है कि इससे पहले ही ऐसे बैठक तो हो चुकी है। मानसून सत्र के दौरान क्षत्रिय विधायकों ने की थी, आपको खुद अच्छी तरह से याद है। उसमें आप ब्राह्मण विधायकों ने भी कर ली, तो ये ब्राह्मणों को चेतावनी, ब्राह्मण विधायकों को, और इसकी क्या बात है? या ये इस बात को टाला जा सकता है सिर्फ उस इस वक्त पर भूपेश इस बघेल थे, बिल्कुल टाला जा उन्होंने सकता नहीं था, लिया, इन्होंने बिल्कुल स्टेप टाला जा लिया। सकता था। इसको बयान में ही टाला जा सकता है कि ऐसी बैठकों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और इसके पहले भी जो बैठकें हुई थी वो बैठकें गलत हैं, आइंदे से ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था कि मेरे संज्ञान में आया है, जब मैं अध्यक्ष नहीं था तो कुछ ऐसी बैठकें हुई, मैं उन बैठकों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और आइंदे से कोई भी समुदाय ऐसी बैठक नहीं करे। गोल मटोल बिल्कुल। जवाब नहीं देना चाहिए था। गोल मटोल जवाब दे के ही पंकज जी फंस गए। पंकज जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। पंकज जी के बारे में ये आम धारणा है, कभी किसी बड़े आदमी ने कहा था कि पंकज चौधरी जी ना किसी का फायदा अगर नहीं कर सकते, वो न्यूट्रल आदमी है। जात पात के राजनीति में हमें नहीं लगता कि वो बहुत विश्वास करते हैं। तो न्यूट्रल आदमी है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या कमी है? स्नेह रंजन जी, जिस तरह से अभी गिरीश जी ने बताया कि वो इस बात को कह सकते थे कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, ये देखते हैं कि कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल स्थितियां होती हैं पार्टी के सामने, और पार्टी के नेताओं से जब ये पूछा जाता है, मीडिया पूछती है, तो वो इस बात को टाल देते हैं, कहते हैं कि हमारे संज्ञान में आया है, देखते हैं। लेकिन न सिर्फ उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी, बल्कि उन्होंने खुल करके मीडिया को दोबारा, जब वो बांके बिहारी दर्शन के लिए गए, ये कह भी दिया कि नहीं, मैंने चेतावनी दी है, मैंने उनमें से कुछ से बात की है, इस तरह से किसी भी कोई भी बैठक स्वीकार नहीं होगी जो जाति के आधार पर हो, पार्टी संविधान में ऐसा नहीं है, और इस तरह से बैठक की इजाजत नहीं दी जा सकती। बीजेपी सर्व समाज हाँ, की पार्टी, इसमें सर्व समाज शिल्पी की पार्टी में जब जाति, अभी गिरीश जी ने बताया, जब जाति के आधार पर टिकट मिलता है, जाति के आधार पर सम्मेलन, पूरा सम्मेलनों की श्रृंखला होती है, जाति के आधार पर ही जाति जोड़ने की एक बात होती है, तो फिर ये ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी की क्या बात है? क्योंकि पंकज चौधरी के बारे में तो कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर आ रहा है, दिख रहा है कि वो सबसे पहले मिलने गए तो विनय कटियार से मिलने गए, उसके बाद वो मिले तो स्वतंत्र देव सिंह से मिले। तो आपको लगता है कि ये इसको अवॉइड किया जा सकता था, या इसके पीछे कोई नहीं, स्ट्रैटेजी? शिल्पी जी। जी पहले तो आपको नए साल की बधाइयाँ, और भी जो हमारे पैनल साथी हैं उनको नए वर्ष की बधाई। दूसरा ये है आपको कि भी। जी, ये जो पंकज चौधरी का बयान है या ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक है पीएन पाठक के आवास पे, इसको आप कलेक्टिवली अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष चुनने की जो परंपरा विकसित हुई है, ये पूरा का पूरा एक सांकेतिक विरोध है उस बात का भी, जो कि मुखर तौर पे नहीं कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह एक विरोध का संकेत था कि जिस ढंग से अध्यक्ष चुना गया वहां पे, जिस ढंग से चाहे नितिन नवीन वहां पे चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो यह उस विरोध का मामला था। और बाद में पाठक जी को क्या जवाब देना था, यह भी अपेक्षित था कि यही जवाब देते, इसके अलावा और कोई जवाब नहीं देते अगर उस शैतानी का जवाब देना था तो। जात की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में बहुत पहले स्थापित हो गई थी कि हाथी के दांत और दिखाने के दांत और खाने के और, यह तो ध्रुव सत्य हो गया है। कहने के लिए तो इन्हीं ब्राह्मणों की बात अगर मैं करूं
तो ब्राह्मणों के वर्चस्व को लेकर के, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, बहुत पहले से आवाज उठती रही है और इन्हें बाकायदा इस्तेमाल किया जाता रहा है। चाहे मायावती ने इस्तेमाल किया, बाद में समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि उनके लिए विकल्प बन गया था, ब्राह्मणों के लिए, तो अब ये होना ही था। लेकिन जहां तक पंकज चौधरी के नोटिस का और उसके जवाब का मामला है, तो ये समझिए कि अब इसमें आगे और कुछ नहीं होना है। इसमें आगे जो विरोध दर्ज कराने का मामला खाली ये था कि आगे जब 27 का चुनाव है, इसके पहले पंचायतों के चुनाव हैं, तो उसमें इनकी अनदेखी न की जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हमको समझ में आता है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भीतर संगठन की जो कशमकश है, वो कहीं न कहीं से आगे चल करके एक दूसरा रूप अख्तियार कर सकती है, जो कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी जा सकता है मामला। बिल्कुल, एक पॉइंट आपने कहा कि आगे ये जो संगठन की कशमकश है, क्योंकि पंकज चौधरी की जो ताजपोशी हुई है, उनको जो ज़िम्मेदारी मिली है, उसमें भी जाति का एक फैक्टर शामिल है। वो कुर्मी उनके अपनी ठीक है, वो महाराजगंज में एक मॉडल की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कुर्मी होने की वजह से भी उनको ये आप ऐसे मौका समझिए ना, ये आप तो ऐसे मानना ही समझिए, पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो कुर्मी मतदाताओं का प्रतिशत देखिए 46% के आसपास भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए सब, और समाजवादी पार्टी के ज्यादा सांसद जीते, भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए थे सब। अब इस बार इनके लिए एक जिसको क्या कहेंगे, बोतल में जिन्न को बंद करने वाली बात है कि वो कुर्मियों को भी साधे रखें, ब्राह्मणों को भी साधे रखें, ओबीसी के अन्य जातियों को भी साधे रखें, क्षत्रियों को भी साधे रखें। ये बहुत मुश्किल काम है, जो कि मुझे नहीं तो लगता है कि जो पहला कदम उठाया है पंकज चौधरी ने, जो वो सबको जो साथ पहला कर कदम, रहे हैं, लेकिन ये साथ पाने की जगह, साधने की जगह तो उनके पहले ही आदेश से खलबली मच गई सर। गिरीश पांडे हाँ जी, जिस तरह से एक प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है, और खासतौर पर जब चुनाव से पहले आए हैं, और वो सबको साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने ये जो फैसला लिया है, ये जो उन्होंने बयान पहले ही दे दिया है, इससे तो स्थितियां थोड़ी सी और असहज हो गई ना पार्टी के लिए, पार्टी की प्रदेश यूनिट के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, पंकज जी भले 6-7 बार से सांसद हुँ, रहे हों, संगठन का हुँ, कोई अनुभव नहीं है, कोई हुँ, बहुत मुखर वक्ता नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सोशल भी नहीं है। उनका एक अपना दायरा है, और वो किसी समाज के सर्वमान्य नेता नहीं है। पूरे प्रदेश के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ कि कुर्मियों के अलग-अलग इलाके में अलग-अलग छत्रप हैं। बिल्कुल सही। ये लेकिन ये जो पार्टी को है इनका दायरा जो है, पंकज चौधरी का दायरा जो है, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर के कुर्मियों तक ही है। ये बस्ती में राम प्रसाद चौधरी के वोट बैंक को नहीं तोड़ सकते। ये जो बेनी प्रसाद वर्मा का खानदान है, बहराइच से हुँ, लेके हुँ, वहां तक, उनके उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये तो भाजपा ने क्या सोच के किया है वो जाने, लेकिन ये कुर्मियों का कोई भी सर्वसामान्य नेता नहीं है। लेकिन क्या और सोच बाकी करके ये सर बोल किया, रहे थे कि लेकिन अब उनके सामने चुनौती तो आ गई है। इनके पास नया इतना साल, नई अनुभव नहीं चुनौती। था उतने। हाँ, वो जी, फिर से नया बोलिए। साल नई चुनौती। स्नेह रंजन जी, जिस तरह से एक नई चुनौती नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने आ गई है, रमापति राम त्रिपाठी, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, गिरीश जी बेहतर बता पाएंगे, उनके पास अभी आऊंगी, कि वो मार्गदर्शक हैं पंकज चौधरी के, और उनसे वो मार्गदर्शन लेते भी रहे। अब वो डैमेज कंट्रोल के लिए निकल पड़े हैं, हालांकि पार्टी इसको सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह से वो शलभमणि त्रिपाठी के कार्यालय घर जा पहुंचे, और जिस तरह से अब लगता है कि चिंता तो कहीं न कहीं पार्टी को होगी कि अरे ये क्या बयान आ गया, देखिए, ये जो चेतावनी दी इसके बाद शिल्पी कहीं शिल्पी जी ऐसा ना हो। जी, शिल्पी जी शिल्पी जी मैं जी। बताऊं आपको कि रमापति जी जो हैं वो हुँ, ज्यादा प्रभावशाली हैं हुँ, और ज्यादा मेच्योर व्यक्ति हैं हुँ, पंकज चौधरी की तुलना में। और उनकी बात ब्राह्मण विधायक, मुझे लगता है कि सुनेंगे भी, कितना सुनेंगे ये हमको नहीं पता। हुँ, लेकिन रह गई ब्राह्मण, देखिए है क्या कि कुर्मियों की बात अभी हो रही है, कुर्मियों को साधने के लिए पंकज चौधरी को मान लीजिए किया गया, और हुँ। आप कह रहे हैं कि पंकज चौधरी खाली कुछ एक सेगमेंट्स में अपना प्रभाव रखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जब जातीय चेतना का सवाल पैदा होता है, तो पूरी एक राष्ट्रीय धारा निकलती है उसकी।
चाहे वो छोटा कुर्मी हो चाहे बड़ा कुर्मी हो, मैसेजिंग सबको होती है। पंकज चौधरी अगर वहां बने हैं तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल हो, चाहे यहाँ पर जो है बनारस में दिलीप पटेल हो, सबके भीतर यह बात कहीं न कहीं से आई है कि कुर्मियों को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, कि ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है अगर ब्राह्मण नाराज हुआ तो, क्योंकि ओपिनियन मेकर कौन है वो ब्राह्मण सर, अभी भी ये जो समाज। सर आप पॉइंट बताया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किल इससे हो सकती है। जी गिरीश के पास आऊंगी। रमापति राम त्रिपाठी की पॉलिटिक्स से बहुत अच्छी तरह से वो परिचित भी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हैं। सर, ये ब्राह्मणों की नाराजगी भारी पड़ सकती है, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी अगर है, पहली बात तो यही है कि नहीं है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर जो विधायक हैं, पीएन पाठक ने भले ही ये ट्वीट किया हो, लेकिन उसमें से ज्यादातर विधायक तो उसके बाद बोलने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। तो इतने मुखर होकर के तो आगे उसके बाद नहीं आए। ये जरूर बात आ रही थी कि इसके बाद एक और रही बैठक होनी आपकी है, वो भी बुलाया जाएगा। आपको लगता है नाराज होंगे ब्राह्मण? आप बीजेपी की पॉलिटिक्स को जानते हैं अच्छी तरह से। क्या ब्राह्मण नाराज होंगे पार्टी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर नाराज भी होंगे तो उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और आपको ध्यान होगा, पता नहीं लोकसभा का चुनाव था या विधानसभा का चुनाव है, किसी जनप्रतिनिधि को मैं जो चुनाव लड़ रही थी उनको मैंने कहते हुए सुना था कि ब्राह्मण और ठाकुर ये तो भाजपा के चमार हैं, बाकी चीजों पे ध्यान दो, इस पे नहीं ध्यान दो। तो ब्राह्मणों के पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं नाराजगी कैसे मानूं, क्योंकि इन लोगों को 3 साल बाद कैसे होश आया कि नहीं हम नाराज हैं। पहले से आप बात करते। ये देखिए, ये सब अपने हित के लिए बैठे थे। समाज का कोई भी जातीय राजनेता कोई भी समाज का हित नहीं करता है, सिर्फ अपना हित करता है और कुछ नहीं करता है। इतने ब्राह्मणों का इन लोगों ने उद्धार किया। या हम और जाति वालों से भी सवाल पूछते हैं, किसके दुख दर्द में ये लोग जाते हैं? कहीं तो नहीं दिखते। और जब चुनाव आया तो ये लोग अपने जाति के मसीहा बन गए, रहनुमा ये लोग बनने लगते हैं। जबकि ऐसा है नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। ये सिर्फ प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स थी और वो प्रेशर भी फेल हो गया। चलिए, प्रेशर भी फेल हो गया, फेल एक हम्म। आप अहम बात ये कही। प्रेशर भी फेल निरंजन हो जी, गया। और रमापति जी, राम त्रिपाठी जी बहुत कायदे से इसको कंट्रोल कर ले जाएंगे, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, मैं उनको तब से जानता हूं जब वो गोरखपुर में जिला अध्यक्ष थे, भाजपा जी, कार्यालय पे ही रहते थे, प्रदेश जी, अध्यक्ष भी हुए और कई सालों तक संगठन महामंत्री रहे और लगातार लोगों में संपर्क रहे। उनसे बढ़िया संपर्क जो है शायद किसी का नहीं होगा। और वो जी, किसी जाति के, हर जातियों में उनकी पकड़ है। वो डैमेज जी। कंट्रोल कर ले जाएंगे। और डैमेज कंट्रोल ऐसे भी हो जाना है कि इन लोगों को जो लगा था कि निरंजन जी, हो दो बातें जाएगा जी सामने जी और जी 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 हम देखिए, ब्राह्मणों इसको के मैं नेता दूसरे तरह हो से देखता जाएंगे, हूँ। वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण समाज जी, बहुत जागरूक ठीक है। देखिए, स्नेहरंजन हाँ, जी, दो बातें सामने। थोड़ा मैं एक तो तो थोड़ा दूसरे ढंग से रमापति राम विवेचना कर। एक मिनट सर, मेरा सवाल। जी मैं रमापति राम मैं त्रिपाठी जी डैमेज कंट्रोल कर ले जाएंगे। दूसरा, ब्राह्मणों में अगर नाराजगी होती भी है, एक तो कोई नहीं है, अगर होती है तो उनके पास विकल्प क्या है? आपको लगता है ये जो वोटिंग पैटर्न है ब्राह्मण का, क्योंकि खासतौर पर अगर कुर्मी को देखें, अभी कुर्मी की बात हो रही थी, नाराजगी दिखा सकते हैं, इसलिए पार्टी अगर फोकस कर रही है तो उनके अलग से सम्मेलन करती है, उससे अलग से कार्यक्रम करती है। क्षत्रिय विधायकों की अगर हम बात करें, क्योंकि क्षत्रिय पॉलिटिक्स की बात उत्तर प्रदेश में बहुत होती रही है, लेकिन वो भी जो सर्टेन पॉकेट्स में है अपनी नाराजगी दिखाते हैं और उसको लेकर के मुखर रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण नेता को कभी आपने क्या सुना है कि किसी ब्राह्मण नेता को हाल फिलहाल जो अपने समाज के लिए मुखर हो या ब्राह्मण अस्मिता के लिए उन्होंने कोई बहुत बात कह दी हो? तो इसमें नाराजगी अब क्या रहेगी? आपको ऐसा लगता है वाकई? देखिए, अभी आप पिछली घटनाएं भूल रहे हैं जो गाजीपुर में हुई थी, जिसको लेकर के थे और उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों के अस्तित्व पे खतरा है। एक आपराधिक घटना हुई थी गाजीपुर में ना, जिसमें कलाजुम शाह जी गए थे, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को जी, वो एक होना चाहिए। तो बात ये नहीं है कि किसके पास क्या विकल्प है, क्योंकि जो कुर्मी मतदाता है, कुर्मी मतदाताओं की रहनुमाई एक छोटे सेगमेंट में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और वहां केंद्र में मंत्री हैं। वो सब भी, उन सब का भी बयान देखिए, पढ़िए इधर। तो सरकार के प्रति जो नाराजगी है,
कि सरकार में उनके साथ पक्षपात होता है। ब्राह्मणों के भीतर भी ब्राह्मण जो बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि अचानक से बैठ गए हैं वो पूरे प्लानिंग के तहत बैठे हैं और वो उस प्लानिंग की कमांड कंट्रोलिंग और उसके सूत्र कहाँ पर हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है, जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और तमाम लोग हैं, इनके तार कहाँ से जुड़े हैं, अगर आप उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि संगठनात्मक स्तर पे प्रदेश में अचानक और आनन-फानन में कोई चीज़ नहीं हो रही है। ये वेल प्लान्ड है और इसको लेकर के आगे भी रमापति राम जी से अगर कंट्रोल करते नहीं बना, तो चीज़ें इधर की उधर जा सकती हैं, क्योंकि 27 अब बहुत दूर नहीं है। एक भीतर-भीतर जो चीज़ें पक रही हैं, चल रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी बड़े संगठन में अपने आप होने वाली कोई हरकत है या धड़कन है। बहुत कायदे से इन चीज़ों को पकाया जा रहा है। को भाजपा के भीतर मैंने कहा कि जो संगठन की कसमसाहट है ना, वो किस रूप में सामने आ रही है, चलिए, उसकी ये पहली शुरुआत है। कह दिया रमापति राम त्रिपाठी जी से भी हो सकता है डैमेज कंट्रोल जैसा वो कर रहे हैं, नहीं, या हो आप देखिए रमापति राम त्रिपाठी जी जो है ना, अब जो नई टीम है, चाहे वो ब्राह्मणों की टीम हो, चाहे ठाकुरों, ब्राह्मण कुल मिला के 11-12% बताए जाते हैं प्रदेश में। वो चाहे इनकी टीम हो, चाहे उनकी टीम हो। अब कोई आदमी किसी की बात को मान लेने के लिए बहुत बाध्य नहीं रह गया है। वो सर, ये एक बात संगठन सर, ये वो बात जो तो इससे ही साबित हो जाएगी कि जो चर्चा हो रही है कि आपने भी चर्चा सुनी होगी कि फिर से बैठक होनी है जिसमें सांसदों को भी बुलाया जाएगा। अब बैठक होती है कि नहीं, वो बात इससे भी साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो कई विधायक जो उसमें बैठे थे वो बात तक करने के लिए मीडिया से तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बैठे थे, बस ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे में वो कितनी नाराजगी दिखा पाएंगे। लेकिन एक बात आपकी सही है जी, जिस तरह से पंकज चौधरी ने कहा है। सर, गिरीश सर, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पंकज चौधरी ने कहा है, वो तो सबके लिए कह दिया, यानी कि अगर सर्व समाज की पार्टी है बीजेपी, ये उन्होंने कहा है, संविधान इजाजत नहीं देता जातिगत बैठकों की, ये उन्होंने कह दिया। तो इसका मतलब ये तो आगे के लिए भी नज़ीर बन गया ना। अब आने वाले समय में ना क्षत्रिय विधायक, ना कुर्मी विधायक, ना कोई और जाति के विधायक बैठक करेंगे। तो इसमें इस हिसाब से तो आपको लगता है ठीक ही है ये? निर्देश तो सभी के शिल्पा लिए, जी, भले सब होगा, नाम बदल जाएगा। हुँ। सब होगा, नाम बदल जाएगा, क्योंकि जातीय राजनीति यहाँ का सच है और बहुत कड़वा सच है। जातीय राजनीति के नाते हम लोग कितना पतन देख रहे हैं। अभी आप देखिए ना, जातीय राजनीति के नाते ने कैसे-कैसे नमूने पैदा कर दिए हैं। उन्नाव रेप कांड में वो जो जजमेंट आया था, उसपे एक जातीय राजनीति वाले नेता का बयान सुन लीजिए, किस तरीके से कह रहे हैं। वो तो उन्नाव की थी, दिल्ली में क्या कर रही थी और किस तरीके से रावण की तरह से वो हँस रहा आदमी। और फिर नीतीश वाला जो प्रकरण हुआ था, उसमें एक और माननीय का बयान सुन लीजिए कि कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। तो जब जातीय राजनीति करेंगे तो इसी तरीके की घटिया बातें होंगी और घटिया चीजें होंगी। बिल्कुल, इस तरह की बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो होती हैं, वो भी जनप्रतिनिधि जब इस बात को करते हैं तो शिल्पी उन जी, पर और ज़्यादा जी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये सब जो भी हो रहा है, इसके लिए कहीं न कहीं से ब्राह्मण खुद भी ज़िम्मेदार है। मैं भी देख रहा था, तो चौधरी चरण सिंह ने एक पुस्तक लिखी है 69 में, जिसमें उत्तर प्रदेश और केंद्र की ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मणों का वर्चस्व किस तरीके से आया है, जिसके खिलाफ चरण सिंह अचानक हो गए थे। उन्होंने भारतीय क्रांति दल बना लिया था। उसके बाद के दौर में आप देखें तो ब्राह्मणों का वर्चस्व 1984-86 तक जारी रहा और बाद में मायावती ने फिर उनका ईगो मसाज किया और ब्राह्मणों को अस्तित्व में वो ले आए। आज की डेट में ब्राह्मण अपने इस वर्चस्व को, बचे-खुचे वर्चस्व को खोना नहीं चाहता और वो बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अंदरूनी जो रणनीति है, उसका एक हिस्सा बनेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और वो रणनीति क्या है? वो डिसमेंटल करने की रणनीति। जी, संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास समय कम है, आप जवाब आपसे चाहेंगे, ये जो आपने पहले ही बता दिया कि ये दबाव के लिए उन्होंने किया था, एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का एक इसको उदाहरण कहा जा सकता है। सामने एक और चुनौती है पंकज चौधरी के सामने, टीम बनाने की। तो ये दबाव कुछ काम आएगा ब्राह्मणों का, ब्राह्मण विधायकों का? नहीं, ये तो पहले ही दगी हुई कारतूस साबित हो गए। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई एग्रेशन है ही नहीं है। और देखिए, आप माननीय भी बने रहे और
के नेता भी हो जाए, ये संभव नहीं है। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुछ इसमें से है क्या ब्राह्मण विधायक जो ये कहे कि ठीक है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ ब्राह्मणों के हित की बात करूंगा, उनके बीच में जाऊंगा। इनको माननीय बनना है, क्योंकि माननीय बनने में बहुत ज्यादा सुख है ना। इन लोगों को देख तो लीजिए, इन लोगों का कि क्या ठीक है, पृष्ठभूमि थी और ये क्या बात बदलाव आया है। ये बात ठीक है सर कि आपने कहा कि फाइनल अपने कमेंट में कि माननीय बनना है और उसके लिए कहीं ना कहीं जो मोदी योगी का नाम है वो भी चाहिए और कमल का फूल भी चाहिए उनको फिलहाल, हाँ और कोई हाँ, उनके अपने नहीं वोट दिखाई, बैंक को पोलराइज, अपने क्योंकि वोट बैंक को क्योंकि पोलराइज करना है बस ना। क्योंकि हम अगर हम तो सीएसडीएस के आपके लिए चाहते हम तो आपके लिए चाहते हैं सब कुछ करना, हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। आपकी जी तरक्की में कहीं किसी से सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन जब जी समुदाय की बात आती है तो ठीक आप कह ठीक देंगे है कि नहीं सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, नौकरशाही हमारी नहीं सुन रही है, संगठन ठीक में हमारी सुनवाई नहीं है। बिल्कुल आपका के लिए व्यक्तिगत काम तो कोई नहीं समय का रखता है। बिल्कुल ये बताने के लिए है, लेकिन सीएसडीएस के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, सीएसडीएस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2022 में 79% ब्राह्मणों ने वोट दिया था बीजेपी को। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि बीजेपी किस तरह से ब्राह्मणों की पसंद है। और जिस तरह से पीएन पाठक ने खुद ही लिख दिया कि जहां ब्राह्मण बैठते हैं वहां समाज और देश की चर्चा होती है, वो मार्गदर्शक है। यानी ये बात भी है कि जो कुर्मी और दूसरी जातियां जिस तरह की पॉलिटिक्स करती हैं या वोटिंग पैटर्न जिस तरह से होता है, वो ब्राह्मण उससे ज्यादा अलग सोच लेकर के चलते हैं। और जब वो सोच उनकी ये होती है कि वो बात करे इस तरह से व्यापक स्तर पर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये उनके पास विकल्प भी कम है। फिलहाल सर नहीं चर्चा के शिल्पी जी, आपको आपको जो है 2007 भी ध्यान रखना चाहिए। 2007 में ब्राह्मण किस तरीके से पलटे थे, उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सर मायावती के साथ किस तरीके से लेकिन ये जो सब तो मंत्री बने थे पलटे वो थे तो अपनी जाति के नेता नहीं। किसके सर पक्ष सर में पलटे पलटे थे थे ना, वो सर विकल्प पलटे ही थे नहीं लेकिन है। अपनी जाति के वो नहीं विकल्प नहीं नहीं, ही नहीं है ना। वो बनाया गया उन्होंने था। अपने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जो बताया था उसमें ठीक ब्राह्मणों कह का रहे हैं, नाम लिया। ठीक हाँ कह रहे हैं, लेकिन उनको हाँ, मंत्री लेकिन जब बनाया गया तो वो वो विकल्प अपने नहीं है ना। समाज के लिए, तब उन्होंने अपने समाज के लिए काम नहीं किया, तब वो भ्रष्टाचार में फंस गए। ये बात भी एकदम ओपन है, क्योंकि हाँ उस समय हाँ, ये बात भी सामने आई थी। फिलहाल उस पर हाँ, चर्चा कभी और करेंगे। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ब्राह्मणों की बैठक पर डैमेज कंट्रोल पार्टी ने शुरू कर दिया है, लेकिन क्या ब्राह्मण कुछ नुकसान भी करने की स्थिति में है पार्टी की, या नहीं स्थिति में है, क्योंकि ब्राह्मणों की सोच और उनका वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग रहा है। आपकी क्या राय है इस अहम मुद्दे पर, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष, उनके सामने पहली चुनौती ये आई है। अब आगे आने वाले समय में कौन सी और चुनौती आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।